चलो, नाउ अगेन वी मूव ऑन टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। एक टॉपिक था ना अपना ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन करके, अगर याद होगा तो सेक्शन 111 सेक्शन 111A, ऑब्वियसली वो भी अभी चेंज हो गया है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया है, रिफ्यूजल टू ट्रांसफर रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट कंपनी, या था 111A का ये रिप्लेस है। 111A अभी ये निकल चुका है, अभी ये नया सेक्शन आया हुआ है और यहाँ पे क्या बोला है कि अगर सपोज कोई भी प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर रजिस्टर करने को मना करती है, बराबर, चलो मान लो X एक प्राइवेट कंपनी है, वो मना कर रही है। प्राइवेट कंपनी मतलब ऑब्वियसली कौन सा वर्ड लिखा होगा, X प्राइवेट लिमिटेड, X प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। Z के सिक्योरिटीज है, Z ने A को ट्रांसफर किया। नाउ A इज व्हाट, अ ट्रांसफरर एंड Z इज ट्रांसफरर एंड A इज ट्रांसफरी, बराबर। अभी यहाँ पे Z ने डॉक्यूमेंट लॉन्च किया कंपनी में, कौन सी कंपनी में, X प्राइवेट लिमिटेड में लॉन्च किया, और यहाँ पे X प्राइवेट लिमिटेड को बोला कि मेरे जो सिक्योरिटीज है वो मेरे नाम पे है, आप किसके नाम पे ट्रांसफर कर दो, A के नाम पे ट्रांसफर कर दो। तो अभी यहाँ पे X ने क्या किया, रिफ्यूज किया दैट आई विल नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर। तो ये प्रोविजन हम लोग ये देख रहे हैं, रिफ्यूजल टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी इज टेलिंग दैट आई विल नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर, सिंपल। अभी यहाँ पे कैसे होता है, वो कंपनी को यानी ये X लिमिटेड को अपने एग्जाम्पल में किसको नोटिस देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, किसको नोटिस देगा, या तो Z को नोटिस देगा या तो A को नोटिस देगा, ठीक है। यानी ट्रांसफरर को भी दे सकता है, ट्रांसफरी को भी दे सकता है नोटिस। या तो अगर ट्रांसमिशन हुआ है, तुमको पता होगा डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, क्या डिफरेंस होगा। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी ट्रांसफर कर रही हूँ मैं, बट ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि यहाँ पे कंपल्सरी मेरे सिक्योरिटीज चले गए। मान लो सपोज P एक बंदा है, उसके पास सिक्योरिटीज थे, वो मर गया, क्या ऊपर से आके नीचे वो ट्रांसफर डीड साइन करके जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके शेयर्स चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, लीगल हायर के पास चले जाएंगे, यानी Q के पास गए, मतलब क्या हुआ, शेयर्स का ट्रांसमिशन हुआ, इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बराबर। अभी यहाँ पे X प्राइवेट लिमिटेड ने रिफ्यूज किया, किसको रिफ्यूज किया, या तो ट्रांसफरर को रिफ्यूज कर रहा है या तो ट्रांसफरी, बट इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन किसको रिफ्यूज कर रहा है, द पर्सन हु इज गिविंग द इंटीमेशन। मतलब अपने के एग्जाम्पल में कौन इंटीमेशन देगा, Q इंटीमेशन देगा कि P के सिक्योरिटीज है, P गया, मर गया, उसकी जगह पे आप क्या करो, मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, यानी मेरे नाम पे, Q बोल रहा है मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे अगर इसको रिफ्यूज करना है तो ऐसा ऑब्वियसली क्या करेगा, एक ही कान में जाके बोल देगा फटाफट, मेरे को प्लीज आपको ट्रांसफर करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पे वो रिटर्न नोटिस देगा, रिटर्न नोटिस देगा, किसको नोटिस देगा, या तो ट्रांसफरर को या तो ट्रांसफरी को या तो कोई भी पर्सन को नोटिस देगा जिसने ट्रांसमिशन के लिए इंटीमेशन दिया है। कितने दिन में, विदिन 30 डेज, कितने दिन में, विदिन 30 डेज, ठीक है। चलो 30 डेज फ्रॉम विच डेट, जिस दिन ये लोगों ने इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिट किया उस दिन से 30 डेज, मतलब यहाँ पे अगर डिपॉजिट किया तो यहाँ से लेके विदिन 30 डेज नोटिस मिल जाना चाहिए ये लोग को, ये 30 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो। अभी यहाँ पे ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन उठाया है, रिफ्यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे जो अग्रीड पार्टी है, यानी अपने केस में Z हो सकता है, A हो सकता है या तो Q हो सकता है, बराबर, अग्रीड पार्टी है। बट अग्रीड पार्टी किधर था, वो कंपनीज एक्ट 56 में था, मतलब अभी यहाँ पे चेंज हुआ है, अभी यहाँ पे ये चेंज हुआ है। यहाँ पे एक चेंज तो तुमको पता चल गया होगा ऑटोमेटिकली, मैंने 30 डेज लिखा है, 56 में कौन से डेज, कौन सा था, 2 मंथ्स था,
56 में 2 मंथ्स था, इधर कितने हैं 30 डेज, तो 2 मंथ्स हैज बीन रिड्यूस टू 30 डेज। एक चेंज तो तुमको पता चला। मैंने दूसरा क्या बोला था, 56 में क्या था, कोई भी जाके अपील फाइल कर सकता है विद द ट्रिब्यूनल, कोई भी ट्रांसफरर कर सकता है, ट्रांसफरी भी कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे कौन अपील फाइल करेगा, अपील फाइल करना पड़ता है ना, कहाँ पे, ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करना पड़ता है, ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करना पड़ता है। कौन फाइल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरी कर सकता है, यानी ट्रांसफरर को अलाउड ही नहीं है अपील फाइल करने को, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरी फाइल कर सकते हैं, या तो कोई भी पर्सन जिसने इंटीमेशन दिया है फॉर ट्रांसमिशन, समझ रहा है ना। तो अपने केस में कौन कर सकता है, कौन है ट्रांसफरी, ए, तो ए कर सकता है या तो फिर क्यू कर सकता है, समझ रहा है। जेड को परमिशन नहीं है अपील फाइल करने का, ये 2013 में हुआ है, ये 2013 में हुआ है, ठीक है। और कितने दिन में अपील फाइल करने का, जिस दिन नोटिस मिला उस दिन से विद इन 30 डेज। और अगर नोटिस नहीं मिला तो कैसे अपील फाइल करेगा, ए, यहाँ पे नोटिस नहीं मिला ना, तो अभी क्या देखेगा, अभी डेट ऑफ डिपॉजिट देखेगा, डेट ऑफ डिपॉजिट से 60 डेज, सिंपल, 30 डेज वो नोटिस का प्लस 30 डेज अपील फाइल करने का। बट अगर नोटिस ही नहीं मिला तो क्या करेगा, वो 30 डेज तक राह देखेगा, फिर नहीं आया तो और विद इन 30 डेज में बोलेगा। तो मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे कैसे अपील फाइल होते हैं, कितने दिन में, अगर नोटिस मिला है तो विद इन 30 डेज, नोटिस मिला है तो विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीविंग द नोटिस, और अगर नोटिस नहीं मिला है तो विद इन 60 डेज फ्रॉम डिपॉजिटिंग द इंटीमेशंस, सिंपल। तो यही है, कंपनीज 56 में 2 मंथ्स एंड 4 मंथ्स था, अभी कितना हो गया है 30 डेज एंड 60 डेज। देखो refusal to register the transmission of by private company, transfer या तो transmission by private company, the company shall send the notice of refusal to the transferor को and transferee को, or to the person giving the intimation of such transmission, यानी Z, A and Q, within the period of how many days, 30 डेज। जो चेंज हो गया इसके लिए बोल्ड हुआ है, फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन वाज डिलीवर्ड टू द कंपनी, यहाँ दिन से विद इन 30 डेज, ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट, अपील फाइल कर सकता है। देखो मैंने कौन सा वर्ड लिखा है, सिर्फ ट्रांसफरी, मैंने ट्रांसफरर वर्ड यूज ही नहीं किया है, तो ये चेंज हुआ है 13 में। Transferee may file an appeal to the tribunal against the refusal within the period of how many days, 30 days, from which date, from the date of receipt of notice। but अगर ये notice नहीं आया तो कैसे, 30 plus 30 that is 60 days from the date on which the instrument of the transfer or transmission was delivered to the company। clear, ठीक है, ओके, समझा। चलो नेक्स्ट, ये तो बात हुआ अपना कौन से कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का। अभी हम लोग बात करते हैं कौन से कंपनी के, पब्लिक कंपनी के। पब्लिक कंपनी में भी सेम चीज फॉलो होगा। जस्ट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक्स प्राइवेट नहीं है, एक्स कौन है, पब्लिक है, ठीक है, एक्स कौन है, पब्लिक है। तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड पब्लिक है, जेड के पास एक्स लिमिटेड के सिक्योरिटीज थे, ए को ट्रांसफर किया यानी जेड ट्रांसफरर हुआ और ए ट्रांसफरी हुआ, और ट्रांसमिशन के केस में पी की डेथ हो गई, इसके लिए क्यू को सारे शेयर्स मिल गए यानी ट्रांसमिशन हुए, यानी ये पर्सन हु हैज रिसीव्ड द शेयर्स, बराबर। अभी यहाँ पे सिर्फ फर्क मैंने क्या करूंगी, देखो सिर्फ यहाँ पे भी एक्स लिमिटेड को नोटिस भेजना पड़ेगा, किसको नोटिस भेजना पड़ेगा, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी को भेजना पड़ेगा, और the person who have made the intimation for transmission कितने दिन में भेजना पड़ेगा, within 30 days, कितने दिन में भेजना पड़ेगा, within 30 days, ठीक है। तो ये भी सेम प्रोविजन है, फर्क किधर आ जाएगा, पब्लिक है ना तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपील फाइल करना पड़ेगा within
60 डेज, अपील फाइल करना पड़ेगा विद इन 60 डेज। अगर 60 डेज फ्रॉम विच डे, 60 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द नोटिस, बट अगर नोटिस नहीं मिला है तो विद इन 90 डेज, बराबर ना, 30 प्लस 60, काउंट करो ना, 30 प्लस 60 दैट इज 90, सो विद इन 90 डेज करना पड़ेगा। क्लियर? देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ने अगर रिफ्यूज किया है तो पब्लिक कंपनी के सिक्योरिटीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, वो तो 56 में भी बोला होगा। But if the public company without sufficient cause refuse to register the transfer within the period of 30 days from the date of the instrument of the transfer or intimation of transmission is delivered to the company, the transferee may within the period of 60 days from which date from the refusal or where no intimation has been received, अगर इंटीमेशन रिसीव हुआ है तो फ्रॉम 60 डेज फ्रॉम दैट इंटीमेशन, बट अगर नहीं हुआ है तो विद इन 90 डेज फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन अपील टू द ट्रिब्यूनल। ठीक है, दे ऑल्सो कैन अपील टू द ट्रिब्यूनल, बट इधर भी फर्क क्या हुआ है, ट्रांसफरी अपील फाइल कर सकता है, ट्रांसफरर अपील फाइल नहीं कर सकता। ये एज पर 2013 है। क्लियर? ये चेंज हुआ है। ओके, अगर मान लो कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया, बराबर, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, ट्रिब्यूनल ने कंपनी एक्स लिमिटेड या एक्स प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर दिया कि आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, आपको ट्रांसमिशन करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, बोल दिया, खत्म। अपने सलमान खान, वो कौन, ट्रिब्यूनल, क्या बोल दिया तो बोल दिया, हो गया ना, अभी बोल दिया तो यहाँ पे उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। बट अगर नहीं फुलफिल किया तो क्या, पेनल्टीज लगा देंगे। कौन से पेनल्टीज? देखो यार, फ्री लंच एंड डिनर यानी इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, या तो फाइन होगा, या तो नहीं सॉरी, हाँ, एंड फाइन होगा, मतलब दोनों चीज होगा, इम्प्रिजनमेंट भी होगा एंड फाइन होगा, आइदर और नहीं है, इधर दोनों चीज होगा। क्योंकि आपने ट्रिब्यूनल का कहा नहीं सुना, सलमान खान का कहा नहीं सुनोगे ना तो क्या होगा पता नहीं। इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एंड आएगा, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों आएगा। ठीक है, मिनिमम देख लो एक बार, सिर्फ 1 ईयर होगा इम्प्रिजनमेंट, या तो 3 इयर्स तक फ्री डिनर, कैंडल लाइट डिनर भी मिल सकता है तुमको, रात को लाइट्स नहीं होगी तो। ठीक है, या तो फिर फाइन्स हो गए, कितने फाइन्स, या तो मिनिमम 1 लाख या तो मैक्सिमम 5 लाख। सिंपल। अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो लिखा हुआ ना क्लियरली, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया वो आपने फुलफिल नहीं किया। ठीक है, ऑब्वियसली ये इंक्रीज हो चुका है, 56 में बहुत कम थे, अभी यहाँ पे वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इसके लिए ये अमेंडेड है। नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर? मतलब तुमको पता है हर एक कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है, हर एक कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करती है। वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में सबके नाम लिखती है, और जिसका जिसका नाम ये रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा वो क्या माना जाएगा, मेंबर्स ऑफ द कंपनी माना जाएगा। मान लो सपोज गलती से उसने मेरा नाम रजिस्टर में लिख दिया, गलती से, कौन से लिमिटेड ने, चलो अभी बहुत हो गया, ए लिमिटेड ने, एक्स वाई बहुत हो गया, अभी कौन सा लिमिटेड लेंगे, ए लिमिटेड ने गलती से मेरा नाम रजिस्टर में डाल दिया। मैंने बोला भाई मैं तुम्हारी मेंबर नहीं हूँ, तुमने गलती से डाला है, निकालो मुझे उसमें से, मतलब निकालो रजिस्टर ऑफ मेंबर में से। नहीं किया, कुछ नहीं किया। या तो ये सिचुएशन हो सकता है, या तो मैं मेंबर हूँ और फिर भी मेरा नाम रजिस्टर में एंटर नहीं कर रहे हैं, तो मैं कब से बोल रही हूँ अरे करो, मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर करो, तो भी नहीं कर रहे हो, मतलब यहाँ पे गलती है। किस में गलती है, सॉरी,
रजिस्टर ऑफ मेंबर में गलती है। किस में गलती है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में। तो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए? रेक्टिफाई होना चाहिए। आप एनी टाइम अपील फाइल कर सकते हो। कौन कौन अपील फाइल कर सकता है? कोई भी, अ पर्सन हु इज एन अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसको लॉस फेस करने को आया है, जिसका नाम एक्चुअली अननेसेसरी या तो निकाला गया है या तो अंदर रजिस्टर में इंक्लूड नहीं किया गया है, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज एन अग्रीव्ड पार्टी। या तो वो है या तो कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी कर सकता है, या तो कंपनी इटसेल्फ। कंपनी इटसेल्फ का मतलब क्या? अगर डिपॉजिटरी में, डीमैट में, राइट, अगर गलत है तो डीमैट का अकाउंट ऑब्वियसली कंपनी मेंटेन नहीं करता है। डीमैट में जब भी कोई सिक्योरिटीज होते हैं तो कंपनी अपना रजिस्टर तो मेंटेन करती है, बट डिपॉजिटरी जो होता है वो तुमने सीखा होगा ना, कंपनीज एक्ट 56 में 2 डिपॉजिटरी होते हैं, एक NSDL होता है और एक CDSL होता है। अपने यहाँ पे है 2 ही डिपॉजिटरी इंडिया में। वो लोग जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसमें अगर गलती है तो ऑब्वियसली कौन अपील फाइल कर सकता है? कंपनी अपील फाइल कर सकती है। ठीक है, किसको अपील फाइल करने का? ट्रिब्यूनल को। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ तक तो सेम था, 56 तक सिंपल, इधर तो कुछ टेंशन नहीं है। बट ये जो मैंने बोल्ड में किया है वो एक नया पैरा इसमें इंक्लूड हुआ है। कैसे? देखो, मान लो मैं सपोज एक फॉरेन मेंबर हूँ, मतलब आई एम नॉट इंडियन, आई एम अ फॉरेन रेसिडेंट। जैसे जेनिफर लोपेज, टॉम क्रूज है ना, वहाँ के रेसिडेंट है, वो मेरी कंपनी में मेंबर है। मैंने गलती किया, मैंने रजिस्टर ऑफ मेंबर में मैंने टॉम क्रूज का नाम एंटर नहीं किया जो करना चाहिए था। तो अभी क्या होगा? अगर सपोज मैंने एंटर नहीं किया तो वो मेरे को कंप्लेन करेगा। मैंने फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया तो ऑब्वियसली वो कंप्लेन करेगा। बट वो इंडिया में ट्रिब्यूनल में आके कंप्लेन नहीं कर सकता ना। तुमको क्या लगता है वो इतना खर्चा प्लेन का करके इंडिया के ट्रिब्यूनल में आके सिर्फ रजिस्टर में मेरा नाम एंटर, उसका नाम एंटर करवा के जाएगा? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए लॉ ने ये नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है कि कोई भी कोर्ट में जा सकता है, कोई भी कंपिनेंट कोर्ट में जा सकता है जो कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया। जो कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया। मतलब कोई भी कंपिनेंट कोर्ट में जा सकता है जो कहाँ पे सिचुएटेड है? आउटसाइड इंडिया। ठीक है, बट ये कंपिनेंट कोर्ट का लिस्ट कहाँ पे दिया हुआ है? इंडिया में, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके दिया हुआ है। किसने नोटिफिकेशन दिया होगा? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफिकेशन का दिया हुआ है कि ये कोर्ट में कोई भी फॉरेन सिटीजन जा सकता है अगर उनको कोई कंप्लेन करना है तो, विच आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो उनको कंप्लेन करने के लिए इंडिया आने की जरूरत नहीं है। ये प्रोविजन नया इंट्रोड्यूस हुआ है इन 2013। ठीक है, देखो प्लीज क्या लिखा हुआ है? To a competent court outside India specified by central government by notification। notification में दे दिया है in the respect of the foreign members। example कौन सा दिया? टॉम क्रूज। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर्स residing outside India for rectification of the register। simple, okay? नेक्स्ट, यहाँ पे अपना कौन सा टॉपिक वाइंड अप हो गया है? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। अभी जो लास्ट टॉपिक बाकी है अमेंडमेंट्स का वो है जनरल मीटिंग्स। ठीक है, इसमें भी चेंजेस हुआ है तो वो हम लोग देखते हैं। तुम लोग को जब भी कंपनीज एक्ट 56 सिखाया गया होगा, ऑब्वियसली बोला गया होगा कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, ये स्पेशल बिजनेस होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले थोड़ा वहां पे चलते हैं, फिर आगे अमेंडमेंट्स की तरफ जाते हैं। सुनो, अभी यहाँ पे तुमको क्या लगता है मीटिंग कैसे होता होगा? राइट, वोटिंग्स कैसे होते होंगे? तुमने वो पिक्चर देखा होगा ना, गुरु पिक्चर देखा होगा।
वो जब भी गुरु अभिषेक बच्चन आता है, बोलता है हम लोग 4-5 कंपनी खोले क्या, तो सब लोग वहां से आधे जन वहां से बोलते हैं कि हाँ खोलो खोलो, इधर से बोलते हैं हाँ खोलो खोलो। तो ऐसे मीटिंग होता है क्या? ऑब्वियसली ऐसे मीटिंग नहीं होता है, उनको कंपनी लॉ ही नहीं आता है। ऑब्वियसली मीटिंग्स होता है वहां पे बिजनेस ऑफिशियली ट्रांजैक्ट होते हैं, ठीक है। कौन से बिजनेस ऑफिशियली ट्रांजैक्ट होते हैं? लॉ ने वो बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या? सिंपल याद रखो, अड्डा। अड्डा का मतलब क्या? ए का मतलब अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, डी का मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, और डी का मतलब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और वापस ए का मतलब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्युनेशन। तो यहाँ पे जो भी बिजनेस अड्डा में आता है, अड्डा होता है, उसको ऑर्डिनरी बिजनेस बोलेंगे। बाकी सबको कौन सा बिजनेस बोलेंगे? स्पेशल बिजनेस। जैसे चेंज ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, चेंज इन मेमोरेंडम, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, राइट, बाय बैक ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये सब सुना होगा ना, ऑब्वियसली तुम लोग को सुना सुना लग रहा होगा। तो यहाँ पे ये सब कैसा बिजनेस हुआ? स्पेशल बिजनेस। सिर्फ अड्डा ऑर्डिनरी बिजनेस, बाकी सब स्पेशल बिजनेस। और तुमको ये भी पता होगा कि स्पेशल बिजनेस जब भी आप देते हो, जब भी आपको ट्रांजैक्ट करना होता है स्पेशल बिजनेस, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको नोटिस भेजना पड़ता है। इनफैक्ट दोनों में नोटिस भेजना पड़ता है, बट नोटिस में आपको उसके साथ साथ क्या अटैच करना पड़ता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब आपको अपने शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है क्यों आपको नाम चेंज करना है। इतना गुडविल कमाया है, क्यों आपको नाम चेंज करना है, वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। बट यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ऑर्डिनरी बिजनेस में, ठीक है। अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स करना है, अरे आपके अकाउंट्स है, आपको अप्रूव करना है, कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं ना। तो इसमें क्यों मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है? आप आके काम नहीं करने वाले हो, आप आके कंपनी नहीं संभालने वाले हो, तुम्हारे बिहाफ पे डायरेक्टर संभालने वाले, तो मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। या तो फिर डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करना तुमको ही मिलने वाला है, मत अप्रूव करो, सिंपल। तो अप्रूव करने के लिए एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है क्या? नहीं। लास्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, तुम बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं करने वाले, तुम्हारे बिहाफ पे ऑडिटर्स करने वाले, तो इसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक्सप्लेनेशन कौन से इसके हिसाब से देना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस के हिसाब से मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में ऑलमोस्ट सब सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंट वर्ड एक इंट्रोड्यूस किया है। पहले कैसा था? डायरेक्टर था, प्रमोटर था, मैनेजर था, बस वही था। और एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, KMP, दैट इज की मैनेजरल पर्सन, सॉरी, की मैनेजरल पर्सन। की मैनेजरल पर्सन का मतलब क्या होता है? की का मतलब इम्पोर्टेंट, चाबी नहीं, की का मतलब इम्पोर्टेंट। मैनेजरल पर्सनल मतलब मैनेजमेंट के डे टू डे मैनेजमेंट में वो शामिल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर योर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दैट इज कंसिडर्ड एज की मैनेजरल पर्सन। उसको ये लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। मतलब अगर सपोज मान लो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है, कहाँ पे ट्रांजैक्ट करना है तुमको बिजनेस? सपोज मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, उसको बिजनेस करना है, या तो उसको लोन देना है, या तो फिर उसको बोरो करना है, कुछ भी करना है। किससे? वाई लिमिटेड से। वाई लिमिटेड से बोरो करना है, या तो उसको लोन देना है।
ठीक है। अगर मुझे एक कंपनी को लोन देना है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के लिए लोन देती है, तो वो स्पेशल बिजनेस हुआ, ऑर्डिनरी बिजनेस हुआ? ऑब्वियसली ये कौन सा बिजनेस हुआ? स्पेशल बिजनेस। क्यों? अड्डा में नहीं आया, तो वो मेरा कौन सा बिजनेस हो गया? स्पेशल बिजनेस। अभी यहाँ पे एक्स लिमिटेड को अगर लोन देना है वाई लिमिटेड को, तो एक्स लिमिटेड को क्या पास करवाना पड़ेगा? रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स मेंबर्स के पास, अपने मेंबर्स के पास उसको रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। सिंपल। अभी यहाँ पे एक्स लिमिटेड नोटिस भेजेगी अपने मेंबर्स को, स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेशन भी देगी। अभी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेगी? अगर मान लो एक्स लिमिटेड के कोई डायरेक्टर्स है, या तो कोई मैनेजर्स है, या तो कोई की मैनेजरल पर्सन है, या तो कोई प्रमोटर है, उसको दूसरी कंपनी में, जो कंपनी के साथ वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, वो कंपनी में उसका शेयर होल्डिंग है। कितना शेयर होल्डिंग? मोर देन 2% या मोर देन 2% अगर शेयर होल्डिंग है, तो यहाँ पे उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि लॉ क्या समझता है? लॉ समझता है कि अगर आपके पास इतने ज्यादा होल्डिंग है, 2 या 2 से ज्यादा होल्डिंग है, तो आपका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट आपका अफेक्ट हो रहा है, या आपको इंटरेस्ट में आपका जो भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है, वो आपको आपके मेंबर्स को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो एक्स लिमिटेड के बहुत सारे डायरेक्टर्स है, ए है, बी है, ठीक है। B is a shareholder of Y Limited. B is a shareholder of Y Limited. कितना? 1% है। कुछ टेंशन नहीं, कुछ देने की जरूरत नहीं है। बट अगर 5% है तो देना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या फर्क है 56 में और 13 में? क्या फर्क है? 56 में 20% था, और अभी क्या कर दिया है लोगों ने? 2%। अभी क्या कर दिया है? 2%। तो एक बार ये प्रोविजन देखें क्या लिखा है, ठीक है। However, where any item of special business to be transacted at the meeting of the company relates to or affects any other company, कोई भी बिजनेस मेरी कंपनी में यानी एक्स लिमिटेड में ट्रांजैक्ट हो रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है, किसको अफेक्ट कर रहा है? अदर कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है। द एक्सटेंट ऑफ द शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट, the extent of the shareholding interest in other company of every what? Promoter, director, manager, if any, or every other key managerial person. एवरी अदर की मैनेजरल पर्सन। ये देखो, ये वर्ड पहले 1956 में नहीं था, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है इन 2013। फॉर द फर्स्ट मेंशन कंपनी शेल, फॉर द फर्स्ट मेंशन कंपनी मतलब दे आर द डायरेक्टर्स या द प्रमोटर्स ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। इसके लिए बोला है फॉर द फर्स्ट मेंशन कंपनी, थोड़ा लॉ लैंग्वेज है इसके लिए। फर्स्ट मेंशन कंपनी shall, if the extent of such shareholding is not less than 2% of paid up capital, not less than 2%, लॉ है ना तो ऐसे ही लिखेंगे, मतलब इसका मतलब more than 2% है। अगर 2% या more than 2% है, then the paid up capital of the company shall set out the statement, shall set out the statement का मतलब shall give in the notice कि यहाँ पे B एक जो डायरेक्टर है हमारे कंपनी का यानी एक्स लिमिटेड का, उसका 5% शेयर होल्डिंग वाई लिमिटेड में है, मतलब उसका इंटरेस्ट इतना अफेक्ट हो रहा है 25%। समझ रहा है? क्लियर? ये देना पड़ेगा नोटिस में, क्लियरली देना पड़ेगा। अगर डिस्क्लोजर नहीं किया या तो इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर किया, तो जो भी मैनेजर, प्रमोटर, डायरेक्टर्स है और उनको जितना भी बेनिफिट मिला हुआ है वो उसको कॉम्पेंसेट करके देना पड़ेगा वापस। वो जो भी बेनिफिट है वो कंपनी को वापस मिल जाएगा, और इन शॉर्ट वापस कंपनी वो बेनिफिट ले लेगी उसके पास। सिंपल। तो वही लिखा हुआ है, इन केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन एनी statement made by the promoter, director, manager or other key managerial person, ये भी वर्ड नया इंट्रोड्यूस हुआ है, other key managerial person, with the results to into any benefit for themselves or their relative shall have to be compensated। मतलब अगर किसी को नुकसान हुआ है तो उसको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। और कौन कॉम्पेंसेशन देगा? जिसने ये अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया या तो ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया।
सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट कोरम। कोरम में चेंजेस हुआ है, यस, कोरम में चेंजेस हुआ है। कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, टू स्टार्ट द मीटिंग, टू कमेंस द मीटिंग। मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग कोरम होना चाहिए। बीच बीच में मान लो सपोज मैं मीटिंग ले रही हूँ, बीच बीच में बाकी सब जन 8 जन थे यार, उसमें से 5 जन उठ के चले गए। स्टार्टिंग में कोरम था ना, आई कैन कंटिन्यू द मीटिंग। तुम 5 जन उठ के चले गए, उसका मतलब मैं मीटिंग बंद कर दूंगी? नहीं। सो हमेशा कोरम कभी प्रेजेंट होना चाहिए एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे कोरम का चेंज हो चुका है, पब्लिक कंपनी के लिए चेंज हो चुका है। कोरम कितना होना चाहिए देखो, पहले 5 था, पहले पब्लिक कंपनी के लिए 5 ही था कांस्टेंट, बट अभी कैसा हो चुका है? अभी हो चुका है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर कंपनी ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग। तुम्हारे मीटिंग के डेट के वक्त कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में उनका नाम है, उसके हिसाब से कोरम डिसाइड होगा। ठीक है, या तो ये हो सकता है, या तो आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई भी लार्जर नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से जो भी है वो कोई भी लिख सकते हो। अगर मान लो तुम्हारी कंपनी में सिर्फ 500 मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है? सिर्फ 500, 500 मेंबर्स है, तो कोरम के लिए कितने जन होने चाहिए? 5। सॉरी, माय मिस्टेक। अगर तुम्हारी कंपनी में 1000 जन है, कितने हैं? 1000 है, तो कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए? 5। कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए? एटलीस्ट 5। अगर तुम्हारी कंपनी में कितने मेंबर्स है? 1000, एंड दिस इज फॉर विच कंपनी? दिस इज फॉर विच कंपनी? पब्लिक कंपनी। अगर 1000 है तो 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, बट अगर सपोज अप टू 5000 है, अप टू 1000 है तो यहाँ पे now above 1000 है and up to 5000 है, तो कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए? 15। ठीक है, एंड अबाउ 5000 तो कितने होने चाहिए? 30। ये नंबर किसने स्पेसिफाई किया हुआ है? लॉ ने। ठीक है, आप चाहे तो ज्यादा भी रख सकते हो, आप चाहे तो उसको ज्यादा भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे ज्यादा करोगे? आर्टिकल्स में लिख के। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे सिर्फ 1000 मेंबर्स है, राइट, या तो मैं बोल सकती हूँ मेरे यहाँ पे सिर्फ 900 मेंबर्स है, तो कोरम के लिए कितने जन चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में? टू स्टार्ट द मीटिंग 5 जन प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि 900 है ना, तो कितने प्रेजेंट होने चाहिए? 5 प्रेजेंट होने चाहिए। बट मैंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कितने प्रेजेंट होने चाहिए? 8। किधर लिखा है मैंने ये? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। मतलब मैंने क्या लिखा होगा? टू फॉर्म अ कोरम and to start a meeting or to commence the meeting minimum 8 number of members shall be personally present, ऐसा मैंने लिखा है। अभी लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि 5 प्रेजेंट होना चाहिए, बट आर्टिकल्स क्या बोलता है? 8 प्रेजेंट होना चाहिए, whichever is higher, right, whichever is higher। मतलब इसको इग्नोर करो, 8 यानी 8 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। समझ रहा है? क्लियर? ओके, यहाँ पे ये कोरम हो चुका है। ठीक है, 56 में अलग था, 56 में सिर्फ 5 मेंबर्स था और कुछ नहीं था, ये 15 and 30 वाला नहीं था, बाकी तो सब सेम है। इतना सिर्फ याद रखो, 5 मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सीज काउंटेड नहीं होंगे, कोरम में प्रॉक्सी काउंट नहीं होगा। समझ रहा है ना? तो यहाँ पे जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है वही काउंट होंगे, मेंबर्स पर्सनली काउंट होंगे और कोई नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी के लिए सेम है, प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ चेंजेस नहीं है, वही है 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच एवर इज हायर।
ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में कोई चेंजेस नहीं है कोरम में। जो चेंजेस हुआ है पब्लिक में, तो कैसे, सिर्फ स्लॉट वाइज डिवाइड किया गया है। अप टू 1000 मेंबर्स तो 5, अबव 1000 अप टू 5000 तो 15 एंड अबव 5000 तो 30। क्लियर? ठीक है। अभी मान लो सपोज मैं मीटिंग कंडक्ट करी, ठीक है, और मेरा पब्लिक कंपनी है और मेरे यहाँ पे 900 मेंबर्स हैं, तो कितने जन को कोरम होना चाहिए? करेक्ट, 5। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा, अज्यूम करो, तो कितने का होना चाहिए? 5। लॉ ने बोला है 5 होने चाहिए। मान लो 4 ही जन आए, तो क्या हुआ? कोरम हुआ? कोरम नहीं हुआ ना, तो मैं मीटिंग कंडक्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, मैं मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा यार, मीटिंग तो कंडक्ट करना ही है, बिजनेस तो डिस्कस करना ही है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे मीटिंग को एडजर्न करना पड़ेगा, मुझे मीटिंग को एडजर्न करना पड़ेगा। कभी एडजर्न होता है, सेम प्रोविजन एज पर 56, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, या तो क्या होता है नेक्स्ट वीक में होगा एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। तो क्या बोलेंगे वो लोग? मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय, समझ रहा है ना, और सेम प्लेस, इधर ही मिलते हैं हम लोग। ऐसा अगर डिसाइड होता है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। 56 में भी वही था, बट क्या था, 56 में नोटिस देना इम्पोर्टेंट नहीं था, मतलब ऐसा कोई अलग से प्रोविजन नहीं बना था कि नोटिस देना पड़ेगा ऑफ एडजॉर्न मीटिंग। बट यहाँ पे अगर तुम्हारा मीटिंग एडजॉर्न हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। कैसे आप नोटिस दोगे? इंडिविजुअली जाके सबके घर घर में नोटिस दोगे, जो जनरली पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। या तो आप पब्लिश कर दोगे, कहाँ पे? न्यूज़पेपर में आप पब्लिश कर दोगे। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में होना चाहिए, एक वर्नाक लैंग्वेज न्यूज़पेपर में होना चाहिए, मे बी हिंदी, मे बी गुजराती, मे बी तमिल, तेलुगु, कोई भी न्यूज़पेपर, ठीक है, डिपेंड्स वेयर यू स्टे। समझ रहा है? आई मीन डिपेंड्स वेयर योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। ओके, तो यहाँ पे कितने दिन पहले नोटिस मिलना चाहिए? एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द मीटिंग, मतलब जो एडजॉर्न मीटिंग होने वाला है एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द मीटिंग। एक बार देखें प्लीज, देखो क्या लिखा हुआ है। नोटिस of the adjourned meeting where the meeting stands adjourned on to the same day in next week, right, at the same time and place or such other day as may be fixed as or such other day or such other time and the place as the board may determine, मतलब board कोई भी डेट फिक्स कर सकता है। Then the company shall give at least 3 days notice to the member, 3 days नोटिस देना पड़ेगा। जिस दिन मीटिंग होने वाला है उसके 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। या तो इंडिविजुअली दे दो, एक एक जन को इंडिविजुअली लेटर लिख के दे दो, या तो आप पब्लिश ही कर दो। कहाँ पे? न्यूज़पेपर में, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल पब्लिशिंग ही होता है, इंडिविजुअल देना पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर देना है तो आप दे सकते हो। कौन से न्यूज़पेपर में? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर या तो एक वर्नाक लैंग्वेज न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। क्लियर? क्यों? किसी को इंग्लिश नहीं आता होगा तो वर्नाक से पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट, और कहाँ पे चेंज हुआ है? सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। ये तुमको पता होगा, ये सर्कुलेशन मतलब आप मेंबर्स लोग रेजोल्यूशन पास कर सकते हो बाय सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का प्रोविजन है। इसमें क्या क्या चेंज हुआ है? इसमें एक तो नोटिस कौन देगा वो चेंज हुआ है, ठीक है। 56 में कितना था? 1/20 ऑफ पेड अप कैपिटल था ना, 1/20 का मतलब 5%, बराबर। बट यहाँ पे चेंज हो गया है। जो ईजीएम के लिए चाहिए ना, ईजीएम के लिए तुमको याद होगा कितना चाहिए ईजीएम के लिए? 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल और 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, दोनों में से एक, राइट। 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल या तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अगर शेयर कैपिटल कंपनी है तो 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल चाहिए, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ईजीएम के लिए ये था। सेम प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, मतलब वो 1/20 की जगह पे अभी क्या हो गया है? 1/10।
तो अगर आपको नोटिस देना है बाय सर्कुलेशन तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नोटिस लिखना पड़ेगा। मान लो शेयर कैपिटल है मेरी कंपनी पे का शेयर कैपिटल है और तुम सब मेरे मेंबर्स हो, तुम क्या करोगे, तुम लोग क्या करोगे, नोटिस लिखोगे कितने जन होने चाहिए, एटलीस्ट 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल। मान लो मेरा पेड अप कैपिटल इज ₹1 लाख, तो जिन जिन के पास एटलीस्ट ₹10,000 के शेयर्स है, एटलीस्ट ₹10,000 के शेयर्स है, वो लोग क्या करेंगे, साइन करेंगे और मुझे मेरे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में आके नोटिस देके जाएंगे। सिंपल। और फिर बोलेंगे कि ये हम लोग को रेजोल्यूशन पास करना है या तो ये स्टेटमेंट हम लोग को सर्कुलेट करना है टू द अदर मेंबर्स। बट इतना याद रखो, यहाँ पे चेंज हुआ है फ्रॉम 1/20 टू 1/10, एक चेंज हुआ, ठीक है। अभी दूसरा थोड़ा याद करो, नोटिस बाय सर्कुलेशन में जो भी कॉस्ट पे करना था वो कौन कॉस्ट पे करता था, कॉस्ट कौन पे करता था, रिक्विजिट्स का मतलब जिसने रिक्वेस्ट किया है फॉर सर्कुलेशन। अगर कंपनी को कोई एडिशनल कॉस्ट हुआ तो वो मेंबर्स को भी पे करना पड़ेगा। मेंबर्स बोले तो जिसने रिक्वेस्ट किया है उसको ही पे करना पड़ेगा, वो सम वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे ना, तो ही कंपनी बोलेगी भाई इतना इतना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, पोस्टेज का पैसा लगेगा, डिलीवरी का पैसा लगेगा, आपको इतना इतना पैसा पहले देना पड़ेगा, तो ही हम लोग ऐसे सारे नोटिस या रेजोल्यूशन हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं, बराबर। अभी यहाँ पे क्या चेंज हुआ है 2013 में बोला गया है कि यहाँ पे जो भी सर्कुलेशन के लिए जो भी पैसा लगता है रिक्विजिशन के पास से लेने का नहीं, कौन देगा, कंपनी इटसेल्फ, यानी कौन पे करेगा, कंपनी। तो वो कौन सा पॉइंट है, सेकंड। एक बार फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, नोटिस ऑफ मेंबर्स एज पर सेक्शन 111, मतलब यहाँ पे भी सेक्शन चेंज हो गया, ऑफ 111 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी शेल ऑन द रिक्विजिशन इन राइटिंग of such number of members as may be required in under section 100। अभी ये section 100 तुम सोच रहे होगे क्या होगा, 100 है calling of EGM। तो तुम बोलोगे अरे वो तो section 169 था, अरे वो section 169 Companies Act 56 का था, तो ये section 100 Companies Act 2013 का है, ठीक है। सो कॉलिंग ऑफ ईजीएम के सारे प्रोविजंस अभी कौन से सेक्शन में हो गए, सेक्शन 100 में हो गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, मतलब ईजीएम का जो रिक्विजिशन का था वही सेम इधर आएगा। ईजीएम का क्या था रिक्विजिशन, 1/10, तो इधर भी मैंने वही लिखा हुआ है 1/10, इधर भी मैंने वही लिखा है 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल, जब भी शेयर कैपिटल है तो, या तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। क्लियर, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अंडर द कंपनीज एक्ट द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द सेंडिंग ऑफ द नोटिस ऑफ एनी रेजोल्यूशन टू द मेंबर एंड सर्कुलेशन स्टेटमेंट विल बी बोर्न बाय कंपनी। कंपनी विल बोर्न, मेंबर्स बॉन्ड नहीं करेंगे, रिक्विजिशन बॉन्ड नहीं करेंगे, मतलब रिक्विजिशन उसका पैसा नहीं भरेंगे, जो भी खर्चा होगा कौन करेगा, कंपनी करेगा। इसके लिए देखो क्या लिखा है, whereas under Companies Act 56 the said expenses were to be borne by requisition, मतलब जो 56 में बोला था कि जो भी एक्सपेंसेस था रिक्विजिशन करेंगे, बट इधर क्या बोला है कि जो भी एक्सपेंसेस है वो कौन करेगा, कंपनी इटसेल्फ करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 56 में बोला गया था 56 में बोला गया था कि यहाँ पे जब भी आप कोई सर्कुलेशन भेजते हो, नोटिस भेजते हो, आपको एक रामायण या राम कथा लिख के नहीं भेजनी है, आपको सिंपल लैंग्वेज, यानी इट शुड नॉट बी मोर देन 1000 वर्ड्स, छोटा सा क्यूट सा लेटर लेके देना है, जिस विच कैन नॉट एक्सीड 1000 वर्ड्स। बट 2013 बोलता है कि आप लिख सकते हो, राम कथा भी लिख सकते हो, मतलब ये जो 1000 वर्ड्स का जो प्रोविजन था वो निकल गया, ठीक है। तो वही एक दूसरा चेंजेस हुआ है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट of not more than 1000 word by the members has been dispensed with, मतलब it has been given away, right। तो यहाँ पे 2013 में ऐसा कोई प्रोविजन स्पेसिफिकली दिया
नहीं है। एंड लास्ट 2056 एग्जाम्शन देता था। कौन सी कंपनी को एग्जाम्शन देता था? बैंकिंग कंपनी को। मतलब अगर मान लो मैं शेयर होल्डर हूँ या तो मैं मेंबर हूँ, कौन सी कंपनी की मेंबर हूँ? बैंकिंग कंपनी की मेंबर हूँ, तो मेरे लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब मैं सर्कुलेट नहीं करा सकती या तो मैं रेजोल्यूशन पास नहीं करा सकती बाय सर्कुलेशन, क्योंकि वो एग्जाम्पशन कंपनी थी। मतलब वो बैंकिंग कंपनी इज नॉट लायबल टू सर्कुलेट। वो बोलेगी भाई नहीं भाई, कंपनीज एक्ट 56 क्या बोलता है? बैंकिंग कंपनी को ये सर्कुलेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। बट 2013 में ये एग्जाम्पशन निकल चुका है। मतलब यहाँ पे अभी बैंकिंग कंपनी को भी अगर ऐसा कुछ सर्कुलेशन आया है तो उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट है? नेक्स्ट, under the Companies Act, the exemption given to the banking company related not to circulate the statement has been withdrawn। मतलब निकाला गया है। तो अभी खुश हो जाएंगे कौन? वही मेंबर जो बैंकिंग कंपनी के मेंबर्स हैं, उनको भी ये मौका मिलेगा या तो राइट मिलेगा टू पास द रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। क्लियर? एज पर 2013। नाउ दिस कैन बी आस्क्ड, आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये वोटिंग राइट से रिलेटेड है। वोटिंग राइट्स आपको अगर याद होगा 1956 में कैसा था? यहाँ पे यू कैन वोट इन द मीटिंग। यू बोले तो मेंबर्स कैन वोट इन द मीटिंग, राइट? कंपनी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द मेंबर्स टू वोट, स्पेशली अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी तो रिस्ट्रिक्शन डाल ही नहीं सकती है। सिर्फ कभी रिस्ट्रिक्शन होगा अगर कॉल किया हुआ है। कॉल मतलब फोन कॉल नहीं देगी। तो कॉल बोले तो कॉल्स बोलते ना, फर्स्ट कॉल किया है शेयर्स के लिए, वो कॉल्स मंगाते हैं, तो फर्स्ट कॉल किया है, सेकंड कॉल किया है। यहाँ पे एक कंपनी है पी लिमिटेड, ठीक है, पी लिमिटेड यानी पब्लिक कंपनी होगा, राइट? उसने कॉल्स मंगाया। उसने क्या मंगाया है? कॉल्स मंगाया है। अभी यहाँ पे एक मेंबर है जेड, उसने कॉल्स का पेमेंट नहीं किया है। मतलब he have not made the payment in calls, बराबर? he have defaulted। तो अभी यहाँ पे Z जो पर्सन है, तुमको क्या लगता है वो मीटिंग में आएगा और वोटिंग करेगा? अरे कंपनी क्या बोलेगी? पहले तुम पैसे दो, हाँ, फिर ही तुम वोटिंग कर सकते हो। मतलब यहाँ पे कंपनी इज रिस्ट्रिक्टिंग हिज राइट टू वोट एंड कंपनी हैज अ राइट टू रिस्ट्रिक्ट हिज वोट बिकॉज उसने वो कॉल अमाउंट जो मंगाया था वो पेमेंट नहीं किया है। इसके लिए वो रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है। पेमेंट नहीं किया ना, मतलब यहाँ पे मेंबर ने डिफॉल्ट किया है, फिर मेंबर जोर जोर से चिल्ला रहा है कि प्लीज मेरे को वोटिंग राइट्स दो। अरे कैसे? हक है क्या तुमको चिल्लाने के लिए? बिल्कुल हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? क्योंकि आपने कॉल्स का अमाउंट पे नहीं किया, सिंपल। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं वोटिंग राइट्स में। एक ही कंडीशन पे रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि आपने कॉल्स मंगाया है और वो जो मेंबर है उसने कॉल्स पे नहीं किया हुआ है, या तो कंपनी ने वो शेयर्स पे लीन एक्सरसाइज किया है। राइट ऑफ लीन का मतलब रिटेन करके रखे हैं वो शेयर्स, राइट? अगर सपोज मान लो कंपनी ने वो शेयर्स, तुमने कुछ डिफॉल्ट किया, उसके कारण कंपनी ने वो शेयर्स रिटेन करके रखा है। आपने उसके अगेंस्ट लोन लिया था, शेयर के अगेंस्ट, आपने वो लोन का पेमेंट नहीं किया, इसके लिए उसने उसके शेयर्स आपके शेयर्स रिटेन करके रखे हैं। ही हैव एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन। अगर ऐसा कुछ किया हुआ है तो करेक्ट रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, वो लोग वोटिंग नहीं कर सकते। बट कोई एनी अदर ग्राउंड, ये दो के अलावा कोई एनी अदर ग्राउंड, ये दो का मतलब क्या? फर्स्ट कौन सा रीजन मैंने बोला? कॉल का, ठीक है, कॉल मंगाया है बट आपने कॉल पे नहीं किया, मतलब कैसा है आपका? अनपेड कॉल, ठीक है, आपने ही डिफॉल्ट किया, फिर चिल्ला रहे हो कि यार भाई प्लीज मुझे वोटिंग राइट्स दो। नहीं, पहले डिफॉल्ट क्लियर करने का, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा, या तो आपने कुछ डिफॉल्ट किया है, इसके लिए कंपनी ने क्या किया है? राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया। क्या किया? राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया हुआ है।
अगर ये दो रीजन है, यस यू कैन रिस्ट्रिक्ट हिज वोटिंग राइट, मेंबर्स विल नॉट वोट और कंपनी हैज अ राइट टू रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट्स। बट अगर इसके अलावा कोई ग्राउंड है, भूल जाओ, आप रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते, आप रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते। एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला गया पी लिमिटेड ने कि अरे आप अभी अभी मेंबर बने हो, 3 महीना हुआ है सिर्फ मेंबर बन के, पहले 6 महीना कंप्लीट होने दो फिर आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा। ये क्या बात हुई? 3 महीना हुआ तो क्या हुआ? ये दोनों में से एक है, नहीं है ना, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। सिंपल, ये समझा? ओके। ये पब्लिक कंपनी के लिए भी है, ये प्राइवेट कंपनी के लिए भी है, मतलब ये प्रोविजन दोनों कंपनी को एप्लीकेबल है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, 56 में क्या था? ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल था, प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं था। मतलब प्राइवेट कंपनी ऑन अदर ग्राउंड्स भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, और वो ग्राउंड्स किधर लिखना होना चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, बराबर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, ये निकल गया है। और क्या बोला है? प्राइवेट कंपनी होने दो या पब्लिक कंपनी होने दो, यानी कंपनीज एक्ट बोलता है हम लोग भेदभाव नहीं करते, प्राइवेट कंपनी होने दो या तो पब्लिक कंपनी होने दो, दोनों के लिए सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है। रिस्ट्रिक्शंस वो कर नहीं सकते, दे कैन रिस्ट्रिक्ट ओनली ऑन दिस 2 ग्राउंड्स एंड नॉट एनी अदर ग्राउंड्स। सिंपल, ठीक है, वही लिखा हुआ है, आप देख लो प्लीज। सेक्शन 106 of Companies Act provides that no member shall exercise any voting rights in the respect of the shares registered in the name on which the calls or the other sum presently payable मतलब अभी तक पे नहीं किया है, by him have not been paid or on which the company has exercised the right of lien. Second paragraph important. A company shall not the company shall not accept on the grounds as specified above, ये दो grounds यानी call and right of lien। prohibit any member from exercising the voting right on any ground। simple, a company shall not लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है पब्लिक कंपनी, a company shall not यानी both, it includes public as well as private। clear understanding। लास्ट देख लो प्लीज, देयर इज नो चेंज इन प्रोविजंस में चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट 56 में जो था वही 2013 में है, ओनली चेंज हुआ है सेक्शन। तो यहाँ पर वैसे भी सेक्शंस एक बार सिर्फ देख लो कि ये सेक्शंस पहले जैसे नेचर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, या तो कॉल्स ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, या तो डिविडेंड पेमेंट, मैंने डिविडेंड पे किया है इन प्रोपोर्शन ऑफ द पेड अप अमाउंट, जितना पेड अप अमाउंट था। जनरली डिविडेंड पेड कैसे होता है? जनरली डिविडेंड पे होता है ऑन फेस वैल्यू या तो नॉमिनल वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, बट यहाँ पे डिविडेंड कैसे पे किया गया है? ऑन पेड अप वैल्यू। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने अगर पावर दिया है देन यू कैन इवन पे द डिविडेंड ऑन पेड अप वैल्यू। तो वो सेम प्रोविजन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ सेक्शन चेंज हुआ है फ्रॉम 56 में 93 सेक्शन था, 2013 में 51 सेक्शन है। तो ये ऐसे प्रोविजंस हैं जो चेंज हो चुके हैं, सॉरी जो चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ उसके सेक्शंस ही चेंज हुए। ठीक है, क्लियर? तो ये एक है। एंड ये एक है। जैसे ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे होता है? एग्जाम्पल, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब वोट्स इन फेवर शुड बी मोर देन वोट्स अगेंस्ट, वैसे तो वैसा ही सेम दिया हुआ है और कुछ नहीं है, सिर्फ सेक्शन चेंज हुआ है। सेक्शन 189 था 56 में और अभी कंपनीज एक्ट 2013 में 114 सेक्शन है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स जब भी किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसको प्रॉक्सीज नहीं बोलते हैं, गवर्नर्स जब भी किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसको प्रॉक्सी नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स के भी सेक्शंस चेंज नहीं हुए। सेक्शंस 187A एंड 187A दो थे, उसकी जगह पे 113 आया है एंड 112 आया है।
ठीक है। हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, उसका भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। डेफिनेशंस इज वन एंड द सेम, नो चेंज इन द प्रोविजन, ओनली सेक्शन इज बीइंग चेंज फ्रॉम सेक्शन 79A टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 88, उसको भी डेफिनेशंस के पार्ट में ही इंक्लूड किया गया है, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। होप यू लाइक द सेशन, थैंक यू वेरी मच। Done.